न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश और प्रदेश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस का। अखिलेश यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 4 साल पूरे होने पर गिनाई उपलब्धियां। केजरीवाल के शेष माल के पदों जितनी लागत में तैयार। तो खबरें विस्तार से। अखिलेश यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा सुप्रीमो की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। पुलिस को धक्का देकर एक युवक मंच के करीब पहुंच गया। युवक जब बैरिकेडिंग फाड़ने की कोशिश कर रहा था तभी पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस को कोहनी से धक्का मारकर युवक 4 फीट बैरिकेडिंग फांद गया। इसके बाद मंच के पास पहुंच गया। इसके बाद युवक हाथ जोड़कर नारेबाजी करने लगा। इतने में पुलिस ने जवानों ने उसे घेर कर पकड़ लिया है। उसके बाद रेड कॉर्पोरेट पर लिटा दिया गया। इस दौरान अखिलेश यादव मंच पर मौजूद थे। यह दूसरी बार है जब अखिलेश यादव की सुरक्षा में चूक हुई है। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी एक युवक अखिलेश यादव के मंच तक पहुंच गया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 4 साल पूरे होने पर गिनाई उपलब्धियां। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे होने पर सरकार की प्रमुख उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर उन्होंने राज्य में लागू किए गए कड़े कानूनों और भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए सख्त कदमों का जिक्र किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि लोगों को भूमि कानून को लेकर लंबे समय से उम्मीदें थी, हमने इसे लागू कर दिया है। इसके साथ ही दंगा विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून और अतिक्रमण हटाओ अभियान को भी प्रभावशाली तरीके से लागू किया गया। अब तक 6500 एकड़ से ज्यादा भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा चुका है। देखिए, मैंने जुलाई माह में मैं इस सेवा के भू कानून की यहाँ पर लंबे समय से राज्यवासियों की अपेक्षा थी। उस भू कानून को भी हमने लागू किया है। इस प्रकार से अगर मैं कहूं तो अनेक, चाहे दंगा रोधी कानून हो, धर्मांतरण रोकने। बढ़ती खबर क्या, केजरीवाल के शीश महल के पदों जितनी लागत में तैयार हुआ। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय के नए रूप जन सेवा सदन का उद्घाटन करते हुए इसे जनता के लिए समर्पित केंद्र बताया। मिश्रा ने इस मौके पर सीधा हमला पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी बोला है। मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि मुख्यमंत्री की जनसेवा सदन का आज उद्घाटन हुआ। यह पहला दिन है और मीडिया व आम जनता के लिए पूरी तरह खुला है ताकि वे देख सके कि यहाँ कितनी पारदर्शिता और सुविधा के साथ व्यवस्था की गई। उन्होंने दावा किया है कि यह भवन सिर्फ उतनी ही लागत में बना है जितनी लागत अरविंद केजरीवाल के शीर्ष महल के पदों पर आई थी। इस भवन का टेंडर डॉक्यूमेंट भी सार्वजनिक है, जबकि शीर्ष महल का टेंडर छिपाया गया था। आज से मुख्यमंत्री जन सेवा सदन की ये लोकार्पण किया जा रहा है, जनता को अर्पित किया जा रहा है और ये पहला दिन है। आप देख सकते हैं इस सेवा सदन को, इसमें जो व्यवस्था है, जो भी जनता की सुनवाई के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उस मीडिया के कैमरों के लिए खुला है। 11 साल के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री का कोई घर या दफ्तर जनता के लिए खोला गया है। मीडिया के कैमरे पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ जनता से मिलती हैं, कहाँ लोगों से मिलती हैं, कहाँ जन सुनवाई होती है, कहाँ अधिकारी बैठते हैं। पिछले 11 सालों में कोई कैमरा अलाउड नहीं था, ना मीडिया को अनुमति थी, ना उनके विधायकों और मंत्रियों को अनुमति थी। कोई विधायक और मंत्री पिछले 11 साल में केजरीवाल के घर की एक भी फोटो नहीं दिखा सकता। उनके कैमरे, मोबाइल बाहर रखवा लिए जाते थे। और मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये पर्दे आप देख लो किस प्रकार के पर्दे यहाँ लगे हैं। जितने में केजरीवाल के शीश महल के पर्दे लगे थे, उससे कम पैसों में पूरा मुख्यमंत्री जन सेवा सदन बनकर तैयार है। उसमें मुख्यमंत्री का दफ्तर, उसमें वेटिंग रूम, उसके कंप्यूटर, उसके प्रिंटर, उसका सोफा, उसकी कुर्सी, सब मिला के भी केजरीवाल के शीश महल के पर्दों से कम खर्चे में बनाए। और इसका टेंडर डॉक्यूमेंट भी पब्लिक में है। शीश महल का उन्होंने टेंडर भी छुपाया, फोटो भी छुपाई, मीडिया भी नहीं आने दिया, जनता को भी नहीं आने दिया। और जो छुपे छुपे 11 साल रहते थे, आज वो अपना मुंह छुपा के घूम रहे हैं। और जिनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, उस मुख्यमंत्री के सारे दरवाजे पहले दिन से मीडिया के लिए भी खुले हुए हैं और जनता के लिए भी खुले हुए हैं। 11 साल में पहली बार जैसा आप कह रहे हैं मीडिया के लिए आए हैं, क्या कुछ रहेगा इसमें, कैसे कार्रवाई यहाँ पे चलेगी और सिस्टम? मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे देखिए, इधर से अगर आप एंट्री करेंगे तो यहाँ मुख्यमंत्री जी का कक्ष है और यहाँ पे मुख्यमंत्री जी जनता से मिलेंगी, लोगों से मिलेंगी। इस कुर्सी पर मुख्यमंत्री जी बैठेंगी, यहाँ पर सुनवाई होगी, अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था है, वेटिंग रूम है। इस तरफ यहाँ पर कंप्यूटर लगे हैं, प्रिंटर लगे हैं, वहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी। एक एक शिकायत जो आएगी अधिकारियों को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। एक्शन लेने के लिए पूछा जाएगा, कितने दिन में एक्शन लिया गया, किस सुनवाई का समाधान किया गया, उसकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो पूरा एक जनसुनवाई केंद्र में जनता के लिए जो भी बेसिक सर्विसेज होनी चाहिए वो सारी यहाँ जनसेवा
केंद्र में सदन में है। कल आतिशी पूर्व मुख्यमंत्री जो है मेरे सामने, उन्होंने कहा कि पहले तो दिल्ली सरकार डिसीजन लेती नहीं है, अब जब डिसीजन ले रही है तो कुछ दिन बाद उसे कहती है गलत डिसीजन हो गया, फिर पत्र लिखकर ड्रामा करते कि नहीं, देखिए आतिशी हो या केजरीवाल हो, सिसोदिया हो, ये दिल्ली की जनता को केवल झूठ बोल रहे हैं। वो डिसीजन कोर्ट का था और वो आम आदमी पार्टी की पॉलिसी के कारण था। सिसोदिया ने स्वयं उस पॉलिसी को निर्धारित किया था, उसकी वीडियो है ना, कोई चीज छिपी हुई तो नहीं है। और कोर्ट का जो निर्णय था वो भारी पड़ रहा था जनता के ऊपर भी, और हम उससे असहमत हैं, मुख्यमंत्री जी उससे असहमत है, हमने कोर्ट को लिख के भेजा है। आप दिल्ली की जनता के साथ इस प्रकार का, और वही गाड़ी अगर मुंबई में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में चल सकती है, वहां पे पॉल्यूशन नहीं कर रही, तो दिल्ली में क्यों पॉल्यूशन कर रही है? तो आतिशी को और आम आदमी पार्टी को ये समझना चाहिए कि झूठ बोलने के कारण वो सत्ता से बाहर हुए हैं, फिर झूठ बोलेंगे तो बाहर ही रहेंगे। आखिरी सवाल, ये कार्यालय या फिर आज मुख्यमंत्री का आवास किस तरह से अलग है अरविंद केजरीवाल का कार्यालय? भाई वहां पे आप कभी अलाउड ही नहीं थे, आप कभी गए क्या? मीडिया कभी गया? कोई भी कैमरा गया कभी केजरीवाल के दफ्तर में? यहाँ पहले दिन मीडिया आ रहा है, जनता आ रही है, मोबाइल अलाउड है, कैमरे अलाउड है। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है, हमारे दरवाजे खुले हैं, उनके दरवाजे तो क्या खिड़कियां भी बंद थी। एक फोटो उनके दफ्तर की आज तक बाहर नहीं आने दी गई क्योंकि उनके पास छिपाने के लिए था। और हमारा पहले दिन सारे मीडिया के लिए एंट्री ओपन है क्योंकि हमारे पास, मुख्यमंत्री जी के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। उद्देश्य है जनसेवा और उसी उद्देश्य से इस सदन को आज जनता को अर्पित किया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर क्या, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीएम को दी शुभकामनाएं। दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दी है और उनके काम को सराहते हुए कहा है कि यह उनके लोगों और उनकी समस्याओं के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। एलजी ने यह भी बताया है कि आने वाले समय में दिल्ली के लोगों की समस्याओं और दुखों का समाधान मुख्यमंत्री आवास से ही किया जाएगा। उन्होंने सीएम के इस कदम को जनता के प्रति एक महत्वपूर्ण पहल बताया। राज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री जनता केंद्रित कदम की प्रशंसा करते हुए उम्मीद जताई है कि इससे दिल्ली के नागरिकों को राहत मिलेगी और उनके मुद्दों का बेहतर समाधान भी होगा। देखिए, पहली मुख्यमंत्री है, पुराने मुख्यमंत्री। मैं आज बड़ी शांति से आप सब लोग जो पीछे खड़े हैं वो बैठ जाए, बस केवल ये मीडिया के मेरे बंधु खड़े होंगे, अपनी पोजीशन लेते रहेंगे। बाकी सभी लोग जो यहाँ इस यज्ञ में रेखा जी को अपनी शुभकामनाएं या जो वर्ग है वो अपना आशीष देने आए हैं, या जो यहाँ पर जो प्रियजन है, जो अर्थक लोग। बढ़ते अगली खबर क्या, ऋषिकेश स्वामी चिदानंद ने प्रधानमंत्री मोदी की त्रिनिदाद टोबैगो यात्रा पर जताई उम्मीद। परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष और आध्यात्मिक प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की त्रिनिदाद और टोबैगो यात्रा पर अपने विचार व्यक्त किए। स्वामी चिदानंद ने कहा है कि वर्ष 2000 में जब पीएम मोदी आखिरी बार देश के दौरे पर आए थे तब वे प्रवासी भारतीयों से मिल रहे थे, लेकिन आज प्रवासी भारतीय बेसब्री से उनसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि त्रिनिदाद और टोबैगो के स्कूलों और कार्यालयों में अवकाश घोषित किया गया ताकि लोग प्रधानमंत्री से मिलने के लिए तैयार हो। 2000 में जब वहां थे तो वो भारतीयों से मिल रहे थे, लेकिन आज सारे भारतीय उनके लिए कतार में खड़े हैं, आंखें बिछाए हैं, आंखों की पलकें बिछाए हैं। और मजे की बात तो ये है कि जब वे उनसे मिल रहे हैं उनकी आंखें गीली हैं, नम है। और तो और ट्रिनिडाद में भी, टोबैगो में आज वहां पर स्कूलों में, ऑफिस कार्यालयों में छुट्टी हो गई, सब लोग मिलने को आतुर हैं। पूरा देश आज उनके लिए खड़ा है। क्यों आखिर? क्योंकि वो सबके लिए हैं, भारत के लिए। भारत उनके हृदय में धड़कता है और आज उन्हें देखकर हर भारतीय के दिल में अपनी मातृभूमि के लिए दिल धड़कने लगा है। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को केवल उद्बोधनों में नहीं बल्कि कूटनीति, सहयोग और सांस्कृतिक संवाद के माध्यम से मुझे लगता है उन्होंने व्यवहार में उतारा है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हो या वैश्विक मंचों पर भारत की सांस्कृतिक पहचान, उसको उन्होंने मजबूती से रखा। मोदी जी ने भारतीय सभ्यता के मूल्यों को विश्व पटल पर स्थापित किया है। वे ना केवल भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं बल्कि संस्कृतियों के पारस्परिक सम्मान और संवाद को भी प्रोत्साहित करते हैं। जहां जाते हैं कुछ नया होता है, कुछ नया चुनते हैं, कुछ नया बुनते हैं। जो नया चुने, जो नया बुने, सबकी सुने, उसी का नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी। उनकी सोच सीमाओं से परे है और उनका दृष्टिकोण मानवता के समग्र पर केंद्रित है। मुझे जो लगता है, जितना मैंने उनको करीब से देखा है, वे इस युग के ऐसे नायक हैं
जो राजनीति की सेवा और नेतृत्व को समर्पण का माध्यम बना चुके हैं। लाइफ इज नॉट व्हाट फॉर मी, लाइफ इज व्हाट फॉर द नेशन। दो तरीके हैं, व्हाट फॉर मी एंड व्हाट थ्रू मी। यही तो तरीका है। जब आप व्हाट थ्रू मी कर देते हैं, बात बन जाती है, और आज यही हो रहा है। इसलिए पूरा विश्व उनका सम्मान कर रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पंचायत और नगर निगम चुनावों में देरी पर टीकाराम जूली ने भाजपा पर निशाना साधा। पंचायत और नगर निगम चुनावों में हो रही देरी को लेकर विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि आज पूरे देश में भाजपा संविधान को कमजोर करने और तोड़ने का काम कर रही है। सरकार पंचायत और नगर निगम चुनाव सही तरीके से नहीं करा रही है और केवल झूठ बोल रही है। उन्होंने जमीन पर कोई काम नहीं किया है। टीकाराम जूली ने कहा है कि इस देरी से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और लोगों की भागीदारी पर असर भी पड़ रहा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार की आलोचना की है। डोटासरा ने कहा है कि ये चुनाव पिछले नवंबर में हो जाने चाहिए थे, लेकिन वे चुनाव नहीं करा रहे हैं। 12 महीने से ज्यादा की देरी संविधान और कानून का उल्लंघन है। मुख्यमंत्री के जनसेवा सदन की शुरुआत, ये क्या कहना चाहेंगे? मैं बार बार बहुत धन्यवाद दूंगा रेखा जी को, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली को। वो हम सबकी छोटी बहन है, लेकिन मुख्यमंत्री आवास अब जन सेवा सदन जाना जाएगा। इस सोच को, इस भाव को, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। करवाई नहीं रही है ना चुनाव, तो ये तो कायदे से पिछले नवंबर में ही जब कार्यकाल पूरा हो गया था तो नगर निकाय के चुनाव कराने चाहिए थे। 12 महीने से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि प्रशासक लगा करके बैठना ये संविधान का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है। और पता नहीं है सरकार क्या करना चाहती है। 1 स्टेट 1 इलेक्शन का एक दिन उसमें अभिभाषण में या बजट में उन्होंने नाम बोल दिया, उसके बाद में कहीं कोई इस तरह की पॉलिसी, इस तरह का कोई कानून, इस तरह की कोई विधानसभा में कोई चर्चा इस तरह की हुई नहीं। भाई आप कुंडली मार के बैठ जाओ कि हम तो चुनाव नहीं कराएंगे, जब सारे चुनाव हो जाएंगे उसके बाद में कराएंगे, तो ये 1 स्टेट 1 इलेक्शन नहीं है। क्या देश के चुनाव भी ऐसे ही कराना चाहते हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं, क्या इसी तरीके से कराना चाहते हैं कि चुनाव कराओ ही मत, राष्ट्रपति शासन लगा दो और जब लास्ट का कोई चुनाव हो उसके साथ में सारे चुनाव करा दो? जब महाराष्ट्र और हरियाणा का 2 स्टेट का एक साथ ये चुनाव नहीं करा सकते तो क्या देश का क्या चुनाव कराएंगे? और अब तो हद ही हो गई, जब वोटर लिस्ट को लेकर के पूरे देश का मतदाता चिंतित हो गया, सभी विपक्षी पार्टियां चिंतित हो गई कि वोटर लिस्ट में भी घपला करने की बातें सामने आ रही हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक तरीके से सारी संस्थाएं जो इस देश की प्रीमियर संस्थाएं हैं उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने कब्जा करके अपनी मनमर्जी से उनको चलाना चाहते हैं। ये देश के लिए खतरनाक है, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। ये सारी चीजें हम लोग करें। हटा दो उनको, कोई हाथ कोई थोड़ी पकड़ रखा है आपने भाई। करती हमेशा से गरीब के, दलित के, पिछड़े के, आदिवासी के उत्थान के लिए रही है। हमेशा कांग्रेस की जो नीतियां बनी है इस प्रकार की बनी है कि जो पिछड़ा व्यक्ति है वो आगे आए, और यही संविधान की मुख्य भावना है, मुख्य उद्देश्य है। जो समानता का अधिकार है उसके तहत कांग्रेस काम कर रही है। आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो संविधान को कमजोर करने का है, संविधान को तोड़ने का है। आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पंचायती राज और नगर निकाय के जो चुनाव हैं वो सरकार नहीं करा रही है, सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें कर रही है, धरातल पे कुछ है नहीं। आज बरसात का मौसम है, बरसात पूरे प्रदेश में अच्छी हो रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। लोग बहके जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। जो गरीब इलाके हैं उनमें पानी भर रहा है, कोई निकालने वाला नहीं है। शहरों के अंदर कोई बरसात से पहले नाले साफ होने चाहिए थे, कोई उसको देखने वाला नहीं है। आज हालत ये है कि पूरी जो बरसात का जो पानी है लोगों के घरों में घुस रहा है। घर घर नल की बात तो छोड़ दीजिए, अब घर घर जल जो है डायरेक्ट ही पहुंच रहा है। सदन में कैसे उठाए? सदन में पहले भी उठाए, आगे भी उठाएंगे। सदन में तो ये सरकार बसती है ना तो मुख्यमंत्री जवाब देता है और न इनके मंत्री जवाब देते हैं। इनको तो ये चाहिए कि कोई हमसे पूछे ही नहीं। ये तो जो सरकार जो है ना, ये सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। हमारे अध्यक्ष जी कहते हैं वो बात सही है। इन लोगों को सिर्फ टाइम पास करना है, फॉर्मेलिटी करनी है, राज के मजे लेने हैं, बढ़िया जो सरकारी सुविधाएं उनको
उपयोग करना है। बाकी धरातल पे क्या है, सारे मंत्री जो है माल लूटने में लगे हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, गरीब आदमी बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुंबई मराठी ना बोलने पर मारपीट के वीडियो पर नितेश राणे ने जताई नाराजगी। ठाणे में एक दुकान मालिक के साथ मराठी भाषा ना बोलने को लेकर हुई मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मराठी न बोलने पर एक गरीब हिंदू की पिटाई की गई है। अगर उनमें हिम्मत है तो नल बाजार मोहम्मद अली रोड पर जाकर लोगों से मराठी बोलने के लिए कहें। मंत्री ने सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या जावेद अख्तर और आमिर खान मराठी में बोलते हैं, क्या वे वहां जाकर टोपी पहनने वालों की पिटाई कर पाएंगे। नितेश राणे ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या, शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी, इतना मैं कहना चाहता हूँ। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए योजना की घोषणा की। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पीएम मोदी का संकल्प है कि विकसित जम्मू कश्मीर से विकसित भारत बनेगा। इसे पूरा करने के लिए मैंने मुख्यमंत्री के साथ बैठक की है। उन्होंने बताया कि कश्मीर को बागवानी का हब बनाया जाएगा और इस दिशा में स्वच्छ पौधा केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 150 करोड़ रुपए होगी। मंत्री ने कहा है कि इसके अलावा निजी नर्सरियों की सब्सिडी भी दी जाएगी और केसर के लिए टिश्यू कल्चर लैब बनाई जाएगी। हवा की शीतलता, यहाँ की माटी की सुगंध, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और इससे भी आगे बढ़ के यहाँ के लोगों की आंखों का प्यार मन मोह लेता है, दिल जीत लेता है। सचमुच में ये भारत का मुकुटमणि है और दुनिया का स्वर्ग है। कल से आने के बाद हमने जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत के लिए विकसित और समृद्ध जम्मू कश्मीर, उसको पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकें की और कृषि और ग्रामीण विकास दोनों के लिए, जैसे ये हार्टिकल्चर का हब बनेगा कश्मीर, और इसलिए हमने तय किया है भारत सरकार ने क्या क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना की जाएगी। सेब, बादाम, अखरोट, इन सब के लिए प्लांट चाहिए किसानों को, और वो प्लांट अच्छी क्वालिटी के मिले, डिसीज फ्री हो, ये बहुत जरूरी है। इस क्लीन प्लांट सेंटर में हम ये प्लांट तैयार करेंगे, दुनिया की सबसे अच्छी वैरायटी हम बना पाए, और लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी। और इसके साथ ही जो नर्सरी प्राइवेट भी लगाएंगे अच्छी, उनको भी सब्सिडी देने का काम किया जाएगा। हमारी बाकी फसलों के लिए भी, जैसे टिश्यू कल्चर लैब की आवश्यकता हमें बताई, तो केसर के लिए टिश्यू कल्चर लैब वो भी स्थापित की जाएगी। और उसके साथ साथ हम राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत हमारे यहाँ के प्रशासन ने, सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जो सहयोग चाहा है, केंद्र सरकार भरपूर सहयोग करेगी। ग्रामीण विकास की दृष्टि से भी जम्मू कश्मीर की धरती पर कोई गरीब कच्ची छत के नीचे नहीं रहेगा, ये हमारा संकल्प है।
और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 5 लाख लोगों का सर्वे हुआ है, उनको वेरीफाई करके मकान भी दिए जाएंगे। अभी जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो 4,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की सड़कें जो सुदूर के गांव को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, वो जोड़ने का भी फैसला किया है। मैं इसी भाव से आया हूं कि जम्मू कश्मीर के विकास में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और मैं अपने देशवासियों से भी ये कहना चाहता हूं कि यहाँ की जनता प्यार भरे दिल से उनका इंतजार कर रही है। हम बेहिचक बिना किसी डर के यहाँ आए और एक भाईचारे की, स्नेह की, प्रेम की एक नई मिसाल कायम करें। धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर क्या, सरकार पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं, विजय वडेट्टीवार का बयान। कांग्रेस नेता विजय नामदेव राव वडेट्टीवार कहते हैं कि यह स्पष्ट है कि सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। उन्हें यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि लाडली बहना के समर्थन के कारण ही वे सत्ता में आए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे वंचितों जैसे शोषित आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित धन को लाडली बहन योजना में लगा सकते। अगर आपको संसाधनों की जरूरत है तो उन्हें उन लोगों से ले जिनके पास बहुत कुछ है, लेकिन यह सरकार उन लोगों का खून चूस रही है जो पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं। सरकार समाज के सबसे गरीब तबके के खून की आखिरी बूंद भी चूस रही है। निश्चित ये बहुत ही इस सरकार की जो आज की मंशा है, भूमिका है, ये जितना बात करे ये इनको समझ में नहीं आता है कि आपने लाडली बहनों ने सत्ता पर बिठाया। इसका मतलब ये नहीं कि शोषित, पीड़ित, आदिवासी, दलित, SC ST लोगों को इनका फंड्स डाइवर्ट करके ये लाडली बहन को देने के लिए नहीं बिठाया। अरे निकालना है, खून निकालना है तो कहां से निकालना चाहिए? जिसके पास खून है उससे निकालो ना। जिनके जान के अंदर खून ही नहीं है उनका एक खून चूसने का काम सरकार कर रही है, उस तबके का खून निकालने का काम सरकार कर रही है। 112 योजना इन लोगों ने बंद करके रखा है और अभी भी बंद करने का प्रयास शुरू है। आज जो 400-450 करोड़ रुपए उसमें से डाइवर्ट किया गया, ट्रांसफर किया गया, ये यही दर्शाता है कि इनको, इस सरकार को SC ST यहाँ के गरीब शोषित किसानों के लिए इनके पास भी कोई जगह नहीं। इनको सरकार में आने के लिए योजना बनाओ और उद्योगपतियों को पालो पोसो, यही सरकार की मंशा है। बढ़ते अगली खबर की ओर, अमित शाह से अनुरोध है वे राज्य की कानून व्यवस्था पर ध्यान दें, बोले रोहित पवार। पुणे बलात्कार मामले में NCP-SCP नेता रोहित पवार ने कहा है कि लड़के की हिम्मत तो देखो, उसने लड़की के फोन में सेल्फी लेकर मैसेज किया कि मैं वापस आऊंगा। पुलिस के पास उसकी फोटो है, फिर भी वे उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। मैं पुणे आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध करता हूं कि वो राज्य की कानून व्यवस्था पर ध्यान। देखो, महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है। अगर आप देखो 2 दिन पहले एक इंजीनियर लड़की घर पे अलग अकेली थी, वहाँ पे कोई कुरियर लेके आया, इसलिए आया, फिर स्प्रे किया, अनफॉर्चुनेटली उस लड़की का रेप किया और लड़की का फोन लेके उस पे सेल्फी निकाल के, वीडियो निकाल के बोल रहा है मैं वापस आऊंगा। मतलब ये गट्स देखो कितने बढ़ गए। अभी वो उसका फोटो है, सब है, फिर भी पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही। 2 दिन पहले मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जामखेड़ में वहाँ पे एक 16 साल की लड़की का रेप हुआ था, एक गैंग मेंबर ने किया था। वो गैंग ने वहाँ पे एक पार्टी का प्रचार वहाँ पे किया था, इसलिए शायद वो पकड़ा नहीं जा रहा क्या। तो अभी ये जो सिचुएशन है महाराष्ट्र में, बहुत डेंजरस सिचुएशन है। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पे भी रहा नहीं। अभी कल ही देखो एक बुल्डाना में एक व्यक्ति को 60 साल के सरपंच को वहां पे मारा गया। न उसको गला था, न हाथ थे, पैर नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो इस तरीके की सिचुएशन अभी महाराष्ट्र में, शायद होम मिनिस्टर साहब थोड़े से इलेक्शन में, राजनीति में ज्यादा बिजी है, उनको टाइम नहीं मिल रहा। इसीलिए शायद मैं अभी अमित शाह जी को विनती करता हूँ, आप तो देश के होम मिनिस्टर हो, आप पुणे आ रहे हो, आप थोड़ा सा महाराष्ट्र की जो कायदा सुव्यवस्था है उस पे, मैं लॉ एंड ऑर्डर पे वहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है मुझे लगता है। बढ़ती अगली खबर क्या, पुणे और महाराष्ट्र में अपराध वास्तव में बढ़ रहे हैं, बोली सुप्रिया सुले। पुणे में बलात्कार की घटना पर NCP-SCP सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि यह एक दुखद घटना है कि पुणे और महाराष्ट्र में अपराध वास्तव में बढ़ रहे हैं। यह बहुत चिंताजनक है और चिंताजनक है। मैं इस पर गौर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखूंगी। हमें किसी भी नागरिक के खिलाफ किसी भी अपराध के प्रति शून्य सहिष्णुता रखनी चाहिए। It's a very sad thing what has happened. Crime in Pune district and Maharashtra is really on the rise. It's very alarming and concerning.
I condemn it, and I am going to write to the authorities to look into this, and we must have zero tolerance against any crime against any women or any citizen for that matter. बढ़ते अगली खबर क्या, राजन विचारे के वायरल वीडियो पर आदित्य ठाकरे ने दी सफाई। शिवसेना के पूर्व सांसद राजन विचारे से जुड़े मराठी हिंदी विवाद पर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से राजन विचारे से बात की है और उन्होंने स्पष्ट किया कि यह न तो मराठी बनाम मराठी मुद्दा है और न ही किसी जाति या समुदाय से संबंधित है। यह पूरी तरह से व्यक्तिगत विवाद था। विवाद फोन चार्जिंग को लेकर शुरू हुआ है, जहां एक व्यक्ति ने दूसरे को मारा और एक महिला ने बीच बचाव किया। मामला यहीं से आगे बढ़ गया है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन इस घटना को भाषा या समुदाय से जोड़ना गलत है। जो राजन विचारे जी का वीडियो आया है, मैंने ऑफिस में भेज करके अभी वो अमरनाथ यात्रा में है, उनसे फोन करके पूछताछ की कि क्या ये विषय हुआ था। उन्होंने साफ तौर पे मुझे ये बताया है कि ये विषय मराठी अमराठी नहीं है, महाराष्ट्र और उत्तर भारत का नहीं है, ना किसी जाति का है, ना किसी समाज का है। बात कुछ ऐसी हुई है जिसपे पुलिस कंप्लेंट भी हुई कि जो दो लोग हैं उसमें उन्होंने एक व्यक्ति को, जो हमारे पदाधिकारी है, वो उस दुकान में गए थे फोन के चार्जिंग के लिए और फोन चार्जिंग नहीं करने देके ऐसी कुछ बात हुई, उससे झगड़ा हुआ और उस व्यक्ति को वो दो लोगों ने पहले मारा। फिर 4-5 लोग और आए और लोगों ने उनको मारा। एक महिला ने उस व्यक्ति को बचाया और फिर उसी के बाद ये आगे की घटना हुई। उधर से हाथ उठा तो यहाँ से हाथ उठा है, लेकिन मैं साफ तौर पे ये बताना चाहता हूँ, ये बात या मसला नहीं है कि वो उत्तर भारतीय है या किसी समाज का है। ये मराठी अमराठी का झगड़ा नहीं है, ये वैयक्तिक कोई झगड़ा था जो उन दोनों में था। जो व्यक्ति एक दूसरे को अगर आप देखें तो उनका पहला भी क्लिप कुछ है और ये बात अभी पुलिस कंप्लेंट में गई है। हम किसी बात पे भी कोई भी ऐसे झगड़ों में हमारी कोई हाथ न लाएंगे। मराठी अमराठी का वाद नहीं है। बढ़ते अगली खबर क्यों, दिशा के पिता सतीश सलियान बोले हमारे पास कई सबूत हैं। दिशा सलियान मामले में अदालत में पेश किए गए एसआईटी के हलफनामे पर दिवंगत दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने कहा है कि मैंने अपनी बेटी के अंतिम संस्कार की तस्वीरें भी जमा की है। उन तस्वीरों में स्पष्ट रूप से ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं जो गड़बड़ी का संकेत देते हैं। इसके अलावा मुझे अन्य सबूत भी वो तो कह रहे हैं, मुझे तो मालूम पड़ता है ना, पॉलिफ्लेट डिटेक्ट हो गया करके। और मैंने फोटोग्राफ भी भेजा है मेरे बेटी का अंतिम संस्कार का, वो फोटोग्राफ में कुछ दिखाई नहीं देते हैं मेरे को फाकते। और दूसरा भी मेरे पास प्रूफ आ गया है, और उसका बेस में मैं करता हूँ और 1 बाय 1 में सामने आ जाएगा आपका। कोर्ट में 100% उम्मीद है मुझे न्याय मिलेगा उधर से। जरूर करेंगे ना, जरूर करेंगे। इतना आगे गया तो हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। अभी तो मैं कुछ खुलासा नहीं कर सकता हूँ, वक्त आने का कोर्ट खुलासा करके दे देगा आपको। बस ये चलता रहेगा कोर्ट, तब आगे आपको मैसेज मिलता रहेगा क्या क्या हुआ करके। 18 तारीख को कुछ है ना, 18 तारीख को कोर्ट है, तभी आगे मैसेज मिलेगा आपको क्या होगा। मेरे पर कोई दबाव नहीं है। बढ़ते अगली खबर की ओर, ठाणे उद्धव ठाकरे गुट के पूर्व सांसद के कार्यकर्ताओं ने मराठी ना बोलने वाले व्यापारियों को ठाणे से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां उद्धव ठाकरे गुट की नेता और पूर्व सांसद राजन विचारे ने मराठी ना बोलने वाले व्यापारियों को अपने कार्यालय में बुलाया। राजन विचारे ने अपने कार्यकर्ताओं से उन व्यापारियों की पिटाई करवाई और उनसे मराठी भाषा में बात करने के लिए माफी मंगवाई। साथ ही धमकी भी दी गई है कि वे केवल मराठी में ही बात करें। यह घटना भाषा के नाम पर बढ़ती हिंसा और डर को दर्शाती है, जिससे सामाजिक सौहार्द पर असर पड़ रहा है। तो आइंदा से मैंने ऐसा गलती नहीं करूंगा, सॉरी, मुझे माफ कर दो। तू बोल पहले, चला नाव बोला था वैसे बोल, कान में बोल, पूरा ठीक से पकड़, बोल नाम या मारा असं लोकांनी म्हणलं किती मारला, किती वरती व्हिडिओ मध्ये दिसतंय ना, व्हिडिओ मध्ये दिसतंय ना। तुम्हाला एक तरी फटका खाल्ला तर काय एवढं डोकं हे करायला पाहिजे, आणि एवढी चरबी नाही चालणार। महाराष्ट्र आहे काय, प्रॉपर एकदम प्रॉपर कंटिन्यूस फ्लुएंटली बोलना हिंदी में कुछ नहीं, मराठी में बोल, मराठी को मारो ना, मराठी बोल, मराठी येतो ना।
बढ़ते अगली खबर की ओर। दिशा सालियान मामले में किसी को क्लीन चिट नहीं दी शंभूराज देसाई। दिशा सालियान मामले में आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट मिलने के मामले में महाराष्ट्र मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा कि दिशा सालियान मामले के संबंध में मैंने गृह राज्य मंत्री से भी बात की है। रिपोर्ट अभी अंतिम नहीं है, केवल अंतरिम निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं। उन निष्कर्षों में किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। जब तक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है तब तक किसी को भी क्लीन चिट देने का कोई सवाल ही नहीं। अंतिम रिपोर्ट आने के बाद मामले पर आगे की चर्चा की जा सकती है। जांच जारी है। दिशा सालियान का रिपोर्ट फाइनल नहीं है। अभी गृह राज्य मंत्री से मेरी बात हुई है, वो इंटरिम फाइंडिंग्स है, फाइनल फाइंडिंग्स अभी तक आए नहीं है। और जो इंटरिम भी अगर फाइंडिंग्स दिए उसमें किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। ऐसा ये जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आता है तब तक किसी को क्लीन चिट देने का कोई सवाल नहीं खड़ा रहता। जब फाइनल रिपोर्ट आएगा तब इसके बारे में बात। इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। बढ़ते अगली खबर की ओर। लखनऊ योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में 50 करोड़ पौधों के उपलब्ध होने की जानकारी दी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि वर्ष 2017 में जब उन्होंने वृक्षारोपण अभियान शुरू किया था तब केवल 5 करोड़ पौधे जुटा पाए थे। उन्होंने कहा है कि अब हम एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान शुरू कर रहे हैं, जिसमें 9 जुलाई को हम शामिल होंगे। इस बार हमें रोपण के लिए 50 करोड़ पौधे मिले। योगी आदित्यनाथ ने यह बदलाव राज्य के पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में बढ़ोतरी का उदाहरण बताया। व्यापक पैमाने पर कार्य प्रारंभ हुआ। मुझे याद है 2017 को जब हम लोगों ने वृक्षारोपण के महाअभियान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, प्रदेश में मुझे 5 करोड़ पौध नहीं प्राप्त हो पाई थी। और इस बार जब एक पेड़ मां के नाम के महाअभियान के साथ एक विराट वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ हम जुड़ने वाले हैं, 9 जुलाई को हमारे पास 50 करोड़ पौधा इस समय प्लांटेशन के लिए तैयार खड़ी है। ये वही प्रदेश है जहां 5 करोड़ नहीं मिलता था, आज 50 करोड़ से अधिक पौध हमारे पास मौजूद है। बढ़ते अगली खबर क्यों। दिशा सालियान मामला पिता के वकील 18 जुलाई को कोर्ट में वीडियो पेश करेंगे। दिशा सालियान मामले में दिशा के पिता सतीश सालियान के वकील नीलेश ओझा ने बताया कि उन्होंने पहले ही अदालत में मजबूत सबूत पेश कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 18 जुलाई को हम अदालत में कुछ वीडियो प्रस्तुत करेंगे। हम अदालत को दिखाएंगे कि इन लोगों के साथ किस तरह अन्याय हुआ है और हमारे पास क्या सबूत है। यह वीडियो मामले में नए साक्ष्य के तौर पर पेश किए जाएंगे जो जांच में अहम भूमिका निभा सकते हैं। हमने ऑलरेडी सबूत दे चुके हैं और कुछ हम 18 जुलाई को कुछ वीडियो हम कोर्ट के सामने चलाने वाले हैं। कोर्ट को बताएंगे कि किस तरह से ये लोग लूटे और ये क्या प्रूफ्स है वो नहीं बता सकते। वीडियो है, वीडियो वो बोल नहीं सकते, गवाह की जान का धोखा है, मर्डर हो जाएगा किसी का। चुनाव आयोग को कांग्रेस की सीधी चेतावनी। लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर केंद्र और चुनाव आयोग पर सीधा निशाना साधा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग को सख्त लहजे में चेतावनी दी। पवन खेड़ा ने अपने बयान में कहा है कि माफ कीजिएगा लेकिन सत्ता आती जाती रहती है, सभी को हद में रहना होगा। उनके इस बयान को चुनाव आयोग के हालिया रवैये और कथित पक्षपात को लेकर कड़ा संदेश माना जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता के मानकों पर खरा नहीं उतर रहा है और उसकी कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। पवन खेड़ा ने आगे कहा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही तय करने के पक्ष में है। कि कितने लोगों से मिलेंगे आप तय करेंगे कि कब मिलेंगे, ये न्यू नॉर्मल है। अब हमें ये नहीं समझ में आया कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, किसी के प्रति निजी टिप्पणी नहीं है हमारी, उन्होंने एक और परंपरा शुरू की। गुप्ता जी हैं, वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, अपना नाम ज्ञानेश कुमार लिखते हैं। अब गुप्ता जी को यह लगता है कि पत्रकारों को वो व्हाट्सएप मैसेज करके खबरें प्लांट करेंगे और वो गुप्त रह जाएगी बात। गुप्ता जी यहां कुछ गुप्त नहीं रहता। आपने 24 घंटे का टाइमर लगा रखा है जिस नंबर से आप पत्रकारों को खबरें लीक करते हैं, वो सारे स्क्रीनशॉट्स हमारे पास भी आ जाते हैं। तो गुप्ता जी आप शायद नए हैं चुनाव आयोग में, ज्यादा पुराने नहीं हैं। मैं आपको आज इस मंच से बता दूं, हम सब हंसते हैं फिर आपके उन संदेशों पर, वो संदेश गुप्त नहीं है गुप्ता जी, ध्यान रखिएगा। अब ज्ञानेश जी को, पूरे चुनाव आयोग को
हर संस्था की बात कर रहा हूं, ना केवल चुनाव आयोग। जो भी लोग आज उन संस्थाओं में हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि उनसे पहले, उनसे कहीं बेहतर लोग उन कुर्सियों पर बैठकर जा चुके हैं और उनके बाद उनसे कहीं बेहतर लोग बैठने आएंगे। आप क्या विरासत छोड़कर जा रहे हो? आपको अगर लोग याद रखें तो क्या सोचकर याद रखेंगे? क्या यह सोचकर याद रखेंगे कि देश के तमाम विपक्षी दल आपसे वोटर्स लिस्ट मांग रहे थे और आप नहीं दे रहे थे? यह विरासत होगी क्या आपकी? क्या यह विरासत होगी कि आप कहेंगे कि अब वीडियो फुटेज नहीं दिया जाएगा 45 दिन के बाद विपक्ष को? क्यों? क्या यह विरासत होगी कि आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि 5 बजे के बाद अचानक महाराष्ट्र में वोटिंग ज्यादा कैसे हो जाती है 12,000 बूथों पर, 85 असेंबली सेगमेंट्स पर? उसका जवाब नहीं देते और दाएं बाएं से इंफॉर्मेशन लीक करेंगे, दाएं बाएं से जर्नलिस्ट को सोर्सेस करके खबरें चलाएंगे। एक तो वो टाइमर लगाना बंद कर दीजिए गुप्ता जी, हंसते हैं सब। स्क्रीनशॉट में 24 सेकंड लगते हैं, आप भले 24 घंटे का टाइमर लगा दो, उससे क्या होता है? तो जो जिस तरह से चुनाव आयोग चला रहे हैं, मुझे लगता है लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बहुत बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हमें लगता था कि जो इनसे पहले थे वो फेयर नहीं है, अब इनको देखो तो वोट याद आने लग गए। यह स्थिति हो गई आज चुनाव। और यह खतरा विपक्ष के लिए नहीं है सिर्फ, यह खतरा आप सबके लिए है, एक एक वोटर के लिए है। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, टाइम मांगने के बाद जिस तरह से अपमानजनक रूप से कि साहब जिस व्यक्ति के माध्यम से टाइम मांगा गया वो अनधिकृत है। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि वो अनधिकृत है या अधिकृत है? चलिए आपको लगता है वो अनधिकृत है तो उसको बोलिए कि साहब आप अपना ऑथराइजेशन ले आइए कांग्रेस पार्टी से। वो ले आता, आधे घंटे में ले आता। हमें कल ये आभास हुआ कि शायद हम गलत पते पर चले गए हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग चुनाव आयोग, निर्वाचन सदन, पता नहीं कितने 1-1.5 एकड़ पे तो होगी, कई लाख स्क्वायर फुट होगी, मेरे और आपके पैसे से बनी होगी। इतनी बड़ी बिल्डिंग में बैठने की जरूरत क्या है? बीजेपी का इतना अच्छा मुख्यालय है, वहां एक फ्लोर ले ले जी, वहीं बैठ जाइए। हम क्यों बिचौलियों से मिलें? हम सीधा बीजेपी से बात करेंगे। माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग किसी पार्टी का बिचौलिया नहीं हो सकता। सबको अपने दायरे में रहकर काम करना होगा, यह लोकतंत्र की परिभाषा है और सबका दायरा संविधान ने फिक्स कर रखा है, नियमित कर रखा है। उस दायरे को अगर कोई तोड़ेगा तो देश देख रहा है, देश जानता है कैसे लोगों को अपने अपने दायरे में फिर से भेजना होता है, देश को ही आता है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से बहुत विनम्रता से, इन ऑल ह्यूमिलिटी एट माय कमांड, मैं चेतावनी दे रहा हूं चुनाव आयोग। यह सत्ता आने जाने वाली चीज है। जब इनके पास 300 सीटें थी तब हम नहीं डरे, ये 240 पे हैं। आप क्यों इनकी गुलामी कर रहे हैं? आप संविधान की गुलामी कीजिए, आप लोकतंत्र की गुलामी कीजिए, आप इस देश के एक एक वोटर की गुलामी कीजिए। ये शाह शहंशाह इन लोगों की गुलामी मत कीजिए। यहां बहुत शाह आए, बहुत शहंशाह चले गए। इतिहास के कचरा पात्र में आपका नाम चला जाएगा अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो। कोई याद नहीं रखेगा आपकी विरासत को। अगर आपको याद भी रखेगा तो लोग मुंह बनाएंगे। इस तरह के एक संस्था को चलाने वाले लोग आए थे। बड़ी पीड़ा होती है जब हम ये बोलते हैं, दुख होता है ये बोलते हैं। अब आपको मेरे साथी राजेश राम जी टेक्निकल पॉइंट्स क्या हैं, क्यों इनको आपत्ति है, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये बिहार की तरफ से आपको बताएंगे कि ये जो तथाकथित एसआईआर, देखिए नाम भी बड़ा अच्छा है, सर। चुनाव आयोग सर करते हुए फोन उठा के आदेश लेता है, यहीं से मालूम पड़ जाता। तो अब एसआईआर के बारे में हमारे साथी राजेश राम जी आपसे संबोधित करेंगे आपको। सम्मानित आज विशेष प्रेस वार्ता में सभी उपस्थित हमारे पैनलिस्ट पवन खेड़ा जी, हमारे सम्मानित प्रभारी कृष्णा अलवर जी
और सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के तमाम साथीगण, प्रिंट मीडिया के तमाम साथीगण, हम विशेष बातें लेकर के आपके बीच आए। मुझे ऐसा बार बार महसूस हो रहा था कि ये लड़ाई अब बिहार के लेवल पर नहीं है और ये हमारे बिहार के 8 करोड़ जो मतदाता हैं उनके साथ जो संविधान में जो अधिकार है वोट देने का, उससे इस निर्णय से जो संवैधानिक हक है वो छीनने का प्रयास है। और ये कल के डेलीगेशन में जिस तरह से बातें आई और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर थे वो जिस तरह से एग्रेशन दिखा रहे थे, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था और तमाम वहां उपस्थित लोगों को प्रतीत हो रहा था कि इनके निर्णय ले चुके हैं और वो 20%, जैसा कि उन्होंने कहा कि 20% इसमें वोटर को आउट होना ही होना है। तो मुझे लगा कि अपनी बातें आप लोग के बीच राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बातें बिहार की परिप्रेक्ष्य में, बिहार के वोटरों के परिप्रेक्ष्य में हमें कुछ बातें आपसे कर करके शेयर करके जानी चाहिए। पहली बात यह है कि पहली बार इतने बड़े पैमाने पर मात्र 1 महीने में ये निर्णय लेने वाले कौन थे लोग, और यदि आज से जो उनकी अधिसूचना जारी हुई, उस अधिसूचना के बाद आज यदि यहां हम दिल्ली में बैठे हैं आपके साथ संवाद कर रहे हैं, तो यह निश्चित तौर पर आज के डेट में मात्र 19 दिन बचा है। और 19 दिन में बिहार के जो फीडबैक है, हम लोग के अंदर भी हम लोग पदाधिकारियों से बात करते हैं, उन्होंने कहा दबे जुबान में कहे, डरे हुए जबान में कहे कि ये निर्णय बिल्कुल जो है वोटरों के अधिकार छीनने वाली है। चुनाव से ठीक 4 महीने पहले 20 साल में पहली बार बिहार में इतनी बड़े पैमाने पर इस तरह का निर्णय लिया गया है और समीक्षा हो रही है। पूरी प्रक्रिया ना तो पारदर्शी है ना ही व्यवहारिक है। बीएलओ के पास हजारों मतदाताओं की जिम्मेवारी है, लेकिन उन्हें संसाधन नहीं दिए गए हैं। क्या यह असल में वोटर को बाहर करने की सोची समझी साजिश है? अब बिहार में मैं बताते चलूं कि जो एनडीए गठबंधन की सरकार है, विगत 20 वर्षों में कोई भी इस तरह की नई बहालियां नहीं की है और उनके पास सक्षम कर्मचारी नहीं है जो इसको करा सके, और उनके पास जो जितनी पद हैं वो पद के अनुरूप उनके पास कैपेसिटी नहीं है, उनके पास कर्मचारियों की संख्या नहीं है। तो ये इतनी बड़ी 25 दिन के निर्णय में ये कैसे करेंगे, ये मेरा सीधा सवाल है इलेक्शन कमीशन से। क्योंकि उनकी सारी बहालियां 4 लाख बहालियां जो है 40 विभागों में 4 लाख बहालियां लंबित है, जो पद रिक्त है। तो इनके पास कर्मचारी नहीं है तो ये कौन करेंगे? क्या बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे इस काम को? चूंकि उनके पास सरकार का हैंड्स नहीं है और सारी वैकेंसियां उनकी रिक्त है, तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन बीजेपी के कार्यकर्ता से बीएलओ कराएंगे। तो मेरा बिहार के परिप्रेक्ष्य में पहला पारा यह था। दूसरा है कि आप जैसा कि जानते हैं बिहार प्राकृतिक रूप से दो ग्रुप में बांटा जा सकता है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। हम दक्षिणी बिहार में सुखाड़ से प्रभावित हैं और हम जो प्राकृतिक वारसा है उस पर आधारित कृषि करते हैं, और दूसरे तरफ उत्तरी बिहार है जहां वहां पे कई नदियां एक साथ बहती है और उसमें फ्लड इतने बड़े पैमाने पर आते हैं।
तो आप इस निर्णय कैसे लिए? क्या बाढ़ में जा करके आप जो है सारे को नाव पर करेंगे? आप स्टीमर से करेंगे? आप स्टीमर भी नहीं दे पाते, बाढ़ में बचाने के बाद आप स्टीमर भी नहीं दे पाते। तो ये बीएलओ के और जो लोगों के नाम जोड़ने के प्रक्रिया में आप कैसे करोगे? बिहार में ये त्रासदी है कि लगभग 3 करोड़ लोग पलायन कर चुके हैं, जो अपने रोजी रोटी के लिए दिल्ली, बॉम्बे और जो है पंजाब में काम करते हैं। अब उनको कैसे ढूंढोगे? अभी ये 18 जून को मानसून ब्रेक हुआ। मानसून ब्रेक के बाद हमारे जो मजदूर कृषक हैं वो हरियाणा, पंजाब और गुड़गांव में वो जो है 3-4 महीने के एग्रीमेंट पर वो काम करने आते हैं, और यहाँ को किसानों को वो जो है उनको एक अमाउंट देते हैं उनके परिवार को लेकर के, और वो जाकर के पूरे परिवार सहित उनके साथ एक एग्रीमेंट होता है, कच्चा एग्रीमेंट होता है, वो पक्का एग्रीमेंट होता है। वो पैसे एडवांस के तौर पर लेते हैं और पूरा परिवार 4 महीना के लिए जाकर के पंजाब में काम करते हैं। अब इनकी कहानी है कि साहब आपके पास जो हमारे इलेक्शन कमीशन के अधिकृत जो बीएलए होंगे, वो बीएलए जाएंगे, 2 अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट यदि करेंगे 2 बार में आप मिल गए तो ठीक है, तीसरे बार हम आपको नाम काट देंगे। यह बिहार का फीडबैक है। अब ये बताइए कि जो बंदा मजदूरी करने पंजाब गया हुआ है, हरियाणा गया हुआ है, वो 3 महीना पहले तो नहीं आएंगे, तो आप 15 दिन में, आज से 18 दिन में आप कैसे उसको आप जो है वोटर लिस्ट में शामिल करेंगे? तो ये प्रक्रिया सोची समझी साजिश के तहत 4 करोड़ वोटर और 3 करोड़ पलायन किए हुए लोग ऑटोमेटिकली ये जो है बाहर हो जाएंगे, वोट देने से वंचित हो जाएंगे। आगे मैं आता हूं कि बिहार के बाढ़ग्रस्त और गरीब जनता से ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो उनके पास कभी थे ही नहीं या अब बर्बाद हो चुके होंगे। दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, प्रवासी महिलाएं और अनाथ जैसे समुदाय बच्चे ज्यादातर प्रभावित होंगे। यदि राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण को यदि देखेंगे तो NFC 3 के तहत 2005-06 के अनुसार 2001 से 2006 के बीच बिहार में जन्मे बच्चे को केवल 2.28% पास जन्म तिथि प्रमाण पत्र है। अब ये आप जन्म तिथि प्रमाण पत्र आप मांगते हो और ये 2% के बाद कह रहे हो, तो जैसा कि आपने कल कहा, इलेक्शन कमीशन ने कल बोला कि 20% तो ऐसे ही आउट कर दूंगा, तो इसका मतलब उनको पता है कि 2.28% से ज्यादा लोगों के पास प्रमाणित करने के लिए जन्म तिथि प्रमाण पत्र नहीं है। तो उनके पास तो आंकड़े होंगे, शायद वो मेरे पास आंकड़े नहीं होंगे, लेकिन जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि उन्होंने जिस तरह से कहा कि 20% को वोट देने से वंचित होना ही होगा, चूंकि 20% मैं बाहर करूंगा, तो हमारा ये औसतन यदि परसेंटेज कम है तो उनके पास आंकड़ा है, वो निकाल देंगे। हम आगे आते हैं कि CRS के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2002 में बिहार में जन्मे पंजीकरण की दर महज 3.7% थी, जबकि राष्ट्रीय औसतन 56.2% था, और 2004 और 2005 में भी बिहार की जन्म पंजीकरण क्रमांक संख्या 11.16 से ही कम थी, जब देश भर में यह 60.64% और 62% थी। तब दशकों में वोटर देने वालों को अब क्या हुआ? अब यह टेक्निकली बात देखिए कि यदि हम औसतन यदि देखते हैं और उसको हम जो है 8 करोड़ वोटर के साथ जोड़ते हैं, तो ऐसे भी हमें साबित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होगा। हम नहीं साबित कर सकते कि हम डॉक्यूमेंटेशन में हमारे पास होता नहीं है, क्योंकि खास करके मजदूर वर्ग, खास करके जो है पलायन किए हुए लोग, उनके पास प्रमाणिक तौर पर यह होता है कि यदि आज भी
आप ईमानदार नागरिक के तहत आप चले जाइए किसी भी एक गरीब परिवार के घर में और उससे कहिए कि आप आधार कार्ड दो, तो वो शायद निकाल करके वोटर कार्ड दे देगा। और यदि उनसे आप मांगो कि आप वोटर कार्ड दो, तो वो शायद आधार कार्ड दे देगा या छोटे छोटे चार्ट पुर्जे। उनको पता भी नहीं है कि हम सीधा पकड़ के आपको धरा रहे हैं या ये आधार कार्ड है या ये वोटर आईडी है। तो आप वैसे लोग के साथ आप कैसे जस्टिफाई करोगे? ये निश्चित तौर पर है कि आप जो है आप दुर्भावना से ग्रसित होकर के आप किसी जो है एजेंडे पर आप जो है लोगों को रोकने का काम कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये परिस्थितियां कब आई। विगत कुछ दिनों में एक सर्वे आया और उस सर्वे में दिखाया कि इंडिया गठबंधन की जो है यहाँ पे पॉपुलैरिटी बढ़ी है, हमारे नेता राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। और उसके बाद ये हम लोग का जो परसेप्शन है, हम लोग जो मानते हैं कि हमारी पॉपुलैरिटी से देख करके और इन्होंने लोगों ने सोचा कि इनको किसी भी तरह से डिरेल करना है। इसलिए यदि एसटी एससी ओबीसी की बात करें तो आने वाला समय में मैं आपको बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि ये लड़ाई जो है इन्होंने छेड़ दी और बिहार बदलाव की धरती रही है। हम उस चाणक्य की धरती से आते हैं, हम उस महावीर बौद्ध की धरती से आते हैं, हम जैन महावीर के धरती से आते हैं। इसलिए ये कोई मुगालते में नहीं रहे कि बिहार के लोग पॉलिटिकली जागा हुआ नहीं है लोग, और ये बिहार में कई बदलाव ऐसे हुए हैं जो प्रमाणिक तौर पर आप जानते होंगे। इसलिए मैं तीसरे स्पष्ट समझने की आवश्यकता है कि स्पष्ट समय सीमा अपील का भी अधिकार खतरे के में नजर आता है। ड्राफ्ट रोल 1 अगस्त को, आपत्तियां 1 दिसंबर तक, अंतिम सूची के 30 दिसंबर को। इतनी तंगी समस्या में बीएलओ पूरे गांव को कैसे कवर कराएंगे? जैसा कि मैंने बताया कि आप पता करिए कि जो विभाग में जितनी पद रिक्त है, आप कर्मचारी कहां से लाओगे? आप वोट तो बैंकर से करा लेते हो, लेकिन आप कहीं नहीं लिख रहे हो कि हम इस काम में बैंकर्स को भी लगाएंगे। तो बैंक बंद कर दो, आप बैंक बंद कर करके सारा काम कराओ। ये भी आपको कमिटमेंट देना चाहिए। इलेक्शन तो आप सारे बैंकर्स को लगा के करते हो, लेकिन आपके पास कर्मचारी नहीं है करने को, तो आखिर ये किससे कराओगे? चौथे में है बिहार डिजिटल जागरूकता नहीं है, लेकिन डिजिटल प्रक्रिया थोपी जा रही है। अब बिहार जैसे राज्य को, जिसकी औसतन आमदनी लोगों को देख लीजिए, पूरे देश के मानक में हमारा गरीबी रेखा को देख लीजिए, ये लोग 20% से सत्ता में है, गरीबी रेखा में जो है कि कहाँ है। तो इसलिए इन सब बातों को मैं स्पष्ट कर दूं कि जो इलेक्शन कमीशन का जो ये इस तरह का इनकी रवैया है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए उस मौलिक अधिकार का हनन होगा, जिसमें एक वोट राजा का और एक वोट रंक का बराबर होगा। और ये रूप से निश्चित रूप से ये वोट से वंचित करने का ये जो है निर्णय है, इसका हम लोग पुरजोर तरीके से हम लोग इसको प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं। अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं साहब, आप हर निर्णय में आधार को जोड़ते हो। आधार को जोड़ करके आप सारे आपके खाते, उनके खाते, आप जितना भी फाइनेंशियल आपका जो है ट्रांजैक्शन है उसमें आप आधार को जोड़ते हो। और आधार, मेरा जो मानना है कि आधार करीब करीब ऐसे लोग हैं, उसमें भी छूटे हुए लोग हैं, जिसमें 10% 5% आधार उनके पास नहीं होगी, लेकिन आप आधार को क्यों नहीं जोड़ रहे हो? बाकी सब चीज में आप आधार को जोड़ते हो। हर फाइनेंशियल लेनी देनी के लिए आप आधार को जोड़ते हो, जीएसटी में जोड़ते हो, अकाउंट खोलने में जोड़ते हो। तो भाई इसको आप जो है आधार पर
क्यों नहीं जोड़ते हो? इसलिए ये इलेक्शन कमीशन ये विशुद्ध रूप से शंका के घेरे में है और ये बिहार में 20% ये वोट को जो है किसी भी तरह से डिरेल कर देंगे। और अंत में अपनी बात जो है कंक्लूड करने के पहले स्पष्ट कर दूं कि आप बाढ़ के परिक्षेत्र में आप जाइए, हम लोग हर साल बाढ़ पीड़ितों की मदद करने जाते हैं। उनकी पीड़ा ये होती है कि उनके पास बक्सा में कुछ नहीं होता और जब बाढ़ के पानी जब चढ़ती है तो अंत में आप चौहद्दी समझते होंगे कि जिनकी घर है यहां यदि है तो उनकी चौहद्दी बह जाती है और चौहद्दी पता नहीं चलता है, और जिस प्लॉट पर है वो पता नहीं चलता है, वो गंगा में चली जाती है, कमला बराज में चली जाती है और अगला बार फिर वो नया आशियाना खोजता है कि इस बार मुझे कहां से झुग्गी झोपड़ी देना है। जिनकी दीवार पुआल के है वो आर पार देखते हैं, अपनी परिवार को 10 परिवार है एक कमरा में रखते हैं, उनको प्रमाणित करने के लिए आप क्या मांग रहे हो? जो जिंदगी सही से जी नहीं रहे उस प्रमाण खोजेगा आपके लिए। इसलिए पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन का दायित्व केवल वोटर बनाना था, क्योंकि हर साल बालिग होते थे लोग और बालिग होने के बाद ये इलेक्शन कमीशन का दायित्व था कि वो अपने वोटर को जो है अधिकार दे वोट देने का। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वोटर बनने के लिए हमको प्रमाण देना पड़ेगा, और प्रमाण ऐसा वैसा नहीं, आपके परदादा पर मर गए तो उनके समय के लाइए, आपके पिता मर गए तो उसके समय के लाइए, और आपकी जमीन नहीं है। आप बताइए बिहार में बास भूमि कब्जा बिहार सरकार नहीं कराती है। इसलिए ये सब सारी बातें मैंने आपके बीच रखी, लेकिन अंत में जरूर कहूंगा, आपसे भी अपील करता हूं कि इस मुद्दे पर आपके तरफ से भी सकारात्मक जो है सुझाव जानी चाहिए। ये एक व्यक्ति का बात नहीं है, ये किसी पार्टी का लाइन का बात नहीं है, ये हम संविधान के उस पहलू को रख रहे हैं जिसमें एक नागरिक को अपना वोट देने का अधिकार संविधान ने दिया है, और वो संविधान की रक्षा के लिए आपके भी अपील करता हूं कि आप भी इसमें सहभागी बने, हमें मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कृष्ण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से थोड़ी बहुत उम्मीदें बची थी, कल के बाद या हफ्ते 10 दिन से वो उम्मीदें भी खत्म हो। ये सरकार तुगलकी फरमानों की सरकार है और हमें लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन उससे अभी तक बचा हुआ है। अभी इस बिहार स्पेशल इंटेंसिव रजिस्ट्रेशन ड्राइव से क्लियरली पता चलता है कि ये भी तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। तुगलकी फरमान नंबर 1 नोटबंदी, तुगलकी फरमान नंबर 2 गब्बर सिंह टैक्स, तुगलकी फरमान नंबर 3 देशबंदी लॉकडाउन, तुगलकी फरमान नंबर 4 जब सेना पाकिस्तान पे भारी पड़ रही है तो युद्धबंदी सीज फायर, और अभी वोट बंदी। मुझे लगता है कि सरकार और सरकार के इशारे पर नाचने वाले सारे इंस्टीट्यूशंस की बुद्धि भी बंद हो गई। क्यों? मैं चुनौती देता हूं प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, तीनों इलेक्शन कमिश्नर को कि इतिहास में कोई ऐसा मिसाल बता दें या देश विदेश में कभी भी ऐसा मिसाल बनाते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर 8 करोड़ लोगों को अपना प्रमाण
देना पड़ रहा है। ये वही 8 करोड़ लोग हैं जिन्होंने लगभग 1 साल पहले लोकसभा में अपना मत डाला था कि नहीं डाला था? ऐसा क्या हो गया 12 महीनों में, ऐसा क्या हो गया कि आज बिहार के हर एक वोटर को, प्लीज ये बात नोट करिए आप, बिहार के हर एक वोटर को नए तरीके से वोटर बनने का प्रमाण देना पड़ेगा और ये काम 30 दिन के अंदर करना पड़ेगा। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी वही ऐसा ऑर्डर निकाल सकता है। मतलब आप ये कह रहे हो कि आज आपको शंका है कि 8 करोड़ लोग जो बिहार में हैं आज, वो वोटर बनने लायक नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको कुछ करनी ही है तो थोड़ा सोच विचार लो, थोड़ा समय दो, किसी को आपत्ति नहीं है। 1 महीने का समय दे रहे हो, 1 करोड़ लोग, 8 करोड़ लोगों की बात कर रहे हो, और आज जो देश में सबसे ज्यादा आसानी से उपलब्ध करने वाले प्रमाण पत्र, इनको इस प्रक्रिया से आपने बाहर कर दिया। आधार कार्ड क्यों नहीं माना जाएगा? जो वोटर कार्ड है वो क्यों नहीं माना जाएगा? जो राशन कार्ड है वो क्यों नहीं माना जाएगा? जो जॉब कार्ड है वो क्यों नहीं माना जाएगा? जो ड्राइवर लाइसेंस है वो क्यों नहीं माना जाएगा? आधार कार्ड नहीं माना जाएगा, वोटर कार्ड नहीं माना जाएगा, जॉब कार्ड नहीं माना जाएगा, राशन कार्ड नहीं माना जाएगा, लाइसेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन बिहार के गरीब लोगों को, युवाओं को, वंचित शोषित लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, खुद का भी, पेरेंट्स का भी, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मजाक है क्या? मतलब आप ये सोच लीजिए कि मान लीजिए कि कल देश में सारे आधार कार्ड नामंजूर किए जाएंगे और बोले जाएंगे कि 30 दिन के अंदर आप सबको नए आधार कार्ड बनाने। कोई मतलब है कि करना क्या चाह रहे हो आप? साफ दिखता है कि आप वोटर रोल बनाने में आपकी इच्छा नहीं है, लोगों को वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश है। किन लोगों को? गरीब, युवा, वंचित, शोषित, सबसे पहले ये मार खाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर ने कल मीटिंग में 1 नहीं 2 बार ये बात कह दी कि हम तो ये मान के चल रहे हैं कि 20% लोग कट जाएंगे। ये बहुत गंभीर बात है। वो 2 बार ये बात कह चुके हैं कल कि हम ये मान के चल रहे हैं कि 20% वोटर कट जाएंगे। इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर को थोड़ी भी ज़मीर होती तो अगर 2% वोटर भी कटते तो पसीने निकलने चाहिए, रात को नींद नहीं आनी चाहिए, हाथ पैर कांपने चाहिए। लेकिन आपने इतने आसानी से बोल दिया कि हम तो मान के चल रहे हैं कि 20% वोटर कट जाएंगे, छट जाएंगे। मतलब लगभग 2 करोड़ बिहारी को इलेक्शन कमिश्नर मान के चल रहे हैं कि इस चुनाव में शायद उनको मत डालने का मौका नहीं मिलेगा। ये जुर्रत कैसे कर सकता है कोई? ये वही 2 करोड़ लोग हैं जिन्होंने 12 महीने पहले लोकसभा चुनाव में मत डाला था। आज आपने ऐसी प्रक्रिया शुरू कर दी जिसकी वजह से आप ये मान के चल रहे हो प्रक्रिया अभी शुरू हुई है, तुगलकी है, मंदबुद्धि है, लेकिन उससे पहले भी आप ये मान के चल रहे हो कि 20% वोटर छट जाएगा।
क्या ये मंजूर होनी चाहिए? संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, वोट खतरे में। हम बिहार के 20% लोगों को किसी भी प्रक्रिया से वंचित नहीं होने देंगे, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो गृह मंत्री जी हो, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो। ये हमें मंजूर नहीं। हम दोबारा अपील करते हैं प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, इलेक्शन कमिश्नर कि ऐसी तुगलकी फरमान जारी कर ये माइंड मेकअप कर प्रक्रिया के शुरू होने से पहले कि 2 करोड़ बिहारी छट जाएंगे, कट जाएंगे, ये गलत है, ये पाप है। इतिहास आपको माफ नहीं करेगा, बिहार आपको माफ नहीं करेगा, हिंदुस्तान आपको माफ नहीं करेगा। धन्यवाद। आपके सवाल। जी, आपने बिचौलिया कहा इलेक्शन कमीशन को या मुख्य इलेक्शन कमिश्नर को बिचौलिया कहा? नहीं, मैं किसी भी ऐसे संस्थान जो संविधान के दायरे से हटकर जी हुजूरी करने लग जाए सरकारों की, वो कोई भी संस्था, वो असंवैधानिक है, लोकतंत्र के खिलाफ है। You are saying that election commission itself is saying that 20% of voters will be removed from the electoral list. What else option do you have? Are you going to approach the court for the? Well, we have all our options open. Are you going to approach the court? As I said, we have all the options open before us. पवन सर, ऑन योर राइट सर। सर, 2011 की सेंसस के मुताबिक लगभग 88% बिहार रहता है रूरल एरियाज में और लगभग 11-11.5% अर्बन एरियाज में रहता है। तो जो प्रूफ मांगे जा रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, बहुत प्रैक्टिकल या फिजिबल नहीं लगता है। तो क्या आपको नहीं लगता ये ग्राउंड्स ऐसे हैं जिसको आप सीधे तौर पर अगर अदालत के सामने लेके जाएंगे तो ये वहां नहीं टिकेंगे? और आप, क्योंकि आप अपने शुरू के वक्तव्य में ही कह चुके हैं इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं आपको बिचौलिया लगता है, कॉम्प्रोमाइज लगता है, और कल खुद चुनाव आयोग आपको 20% नामों को एडमिट कर रहा है हटाने की। तो क्या पूरी इंडिया ब्लॉक मिलके, अभी पार्लियामेंट सेशन तो आ ही रहा है, वहां पे तो आप उठाएंगे, अदालत का आप दरवाजा खटखटाएंगे? क्योंकि 88% पॉपुलेशन जहाँ रूरल एरियाज में हो तो वहां बड़ा इम्प्रैक्टिकल। मैं आपको जैसा अभी आपके एक साथी के सवाल के जवाब में कहा, हमारे पास तमाम रास्ते मौजूद हैं। वक्त हो चल खबर की बात ही खबरें मेरे सहयोगी मीनल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय, हेलो, नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज।